हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में की जो इसके परिचय है, उस परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। P तथा Q का HCF एक हो। ठीक, तो आप परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखें, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां P तथा Q एक पूर्णांक होने चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q का जो HCF हो वो एक हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास है 2/3। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो Q है ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम इसकी तुलना P अपान Q से कराएं तो आप देखें P अपान Q के रूप में है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी बेस में इसके हर में Q 0 नहीं है। अगर यहाँ 0 हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, अर्थात ये परिमेय संख्या है। और HCF एक होना चाहिए। आप 2 और 3 का HCF अगर लेंगे, HCF एक निकलेगा। ठीक, इनका HCF भी एक है। ठीक, और इनके हर में 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना एक परिमेय संख्या है। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? देखिए, परिमेय संख्या के जो उदाहरण हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। देखिए, परिमेय संख्या उदाहरण क्या हो सकती हैं? ये धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। और साथ में ये भिन्नात्मक भी होते हैं, भिन्नात्मक दशमलव में भी होते हैं। ठीक, भिन्नात्मक भी होते हैं, दशमलव भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, फिर से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ ले लिया 5 -5 एक ऋणात्मक है और ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी क्योंकि इसके बेस में एक छिपा हुआ है, तो इनका HCF भी एक आएगा, भले ऋणात्मक है। ऐसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 2 3 जितने भी नंबर्स अनंत तक जाएंगी, सब के सब आपकी परिमेय कहलाएंगी, चाहे ऋणात्मक लें चाहे धनात्मक लें। और दशमलव में कैसे? जैसे 0.5 यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि अगर आप इसको बदलना चाहें, एक अंक बाद दशमलव, तो अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे बेस में 10 आ जाएगा। आप इसके कैंसिल करेंगे, 5 × 5 = 10, 1/2। देखिए, एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है और हर में 0 नहीं है, इनका HCF भी एक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय संख्या और क्या होती है? जैसे आपको मिश्रित भिन्न दे दे, जैसे 1 से 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 1 कम 2 1 3 3/2 और हर में 0 नहीं है, इनका HCF अगर आप लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं? वे परिमेय संख्याएँ जो रिपीट होती हैं, वो भी आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/3, अगर हम 1/3 का दशमलव प्रसार करें, 3 का भाग 1 में दें, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 1 बचा, 0 बढ़ाए, 3 त्रिक 9। आप देख रहे हैं कि बार बार ये 3 रिपीट हो रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो जितने भी बार वाली संख्याएं होती हैं, बार वाली दशमलव में बार लगा हो, तो वह सभी नंबर्स परिमेय संख्या होती हैं।
क्योंकि जो संख्या रिपीटेड होती हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, और कुछ संख्याएं रूट में भी होती हैं जो रूट से बाहर निकल जाती हैं, तो वो भी आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर रूट में कहीं 4 दे दे और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाता है, तो आपका जो रूट में 4 है यह भी एक परिमेय संख्या होगी कि इसका अगर हम खंड करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको परिमेय संख्या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। देखिए पूर्णांक है ये, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए और इनका HCF सदैव 1 होना चाहिए। परिमेय संख्या धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और भिन्नात्मक और दशमलव दोनों में होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाया, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जो संख्या पूर्णांक हो उसमें बटे में 1 छिपा होता है, तो ये भी आपके परिमेय संख्या होंगी। दशमलव वाले भी परिमेय संख्या होंगे, देखो आपको चेंज करके दिखाया। जो मिश्रित भिन्न होंगे वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जो दशमलव प्रसार में बार लगा हो और वो रिपीट होती हो, देखिए जो रिपीट होती है उन्हीं के ऊपर बार लगता है, तो वो नंबर्स परिमेय संख्या कहलाएंगी। बार वाले भी जो रिपीट होती है वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं आपको हम अपरिमेय संख्या बताने। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जो p अपान q के रूप में ना हो। वह संख्या जो p अपान q के रूप में ना हो, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो। ठीक, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपको ये भी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जो सभी रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो रूट से आप कभी नहीं निकाल सकते, वह सभी के सभी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया रूट में 2, अगर रूट 2, ये रूट 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर आप इनका दशमलव का प्रसार करेंगे 1.414, तो ये एक ये भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि रूट में जितनी भी नंबर्स होती हैं अगर आप इनका दशमलव प्रसार करेंगे भाग विधि से, तो कभी भी इनकी नंबर्स रिपीट नहीं होते। आप चाहे 1, 2, 3 अंक तक लेकर गए हैं दशमलव की दाहिनी तरफ, आप इसे चाहे तो 4, 5, 10 जितने भी अंक चाहे ले जा सकते हैं और कभी भी ये नंबर रिपीट नहीं होंगे, कभी भी रिपीट नहीं होंगे। चाहे आप रूट 2 का निकालें, चाहे रूट 2 का दशमलव प्रसार करें, जितने भी इनका दशमलव प्रसार आप करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, वो संख्याएं दशमलव के बाद कभी रिपीट नहीं होंगी। तो ये भी अपरिमेय कहलाएंगी और ये भी अपरिमेय कहलाएंगी। देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद 1, 0, 11, 111 ऐसी संख्याएं बढ़ती जाती हैं, तो ऐसी नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होती हैं, कभी रिपीट नहीं होती, ना कभी ख़त्म होंगी। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं उन्हें हम अनावसानी बोलते हैं। अनावसानी दशमलव प्रसार, अनावसानी दशमलव। तो इस तरह के जो दशमलव होते हैं कभी भी रिपीट नहीं होते और इन पर कभी भी बार नहीं लगता। इस तरह के जो दशमलव प्रसार होगा वो अपरिमेय कहलाएगा। और साथ में जितने भी रूट वाली संख्या होंगी जो बाहर नहीं निकल सकती, वो सभी अपरिमेय होंगी। जैसे रूट 11 ले ले, रूट 5 ले ले, अगर यहाँ रूट 9 लिख दूँ तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, जो कि परिमेय हो जाएगा। ये नहीं होगा, जो रूट से बाहर न निकले वही आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और जो पाई की वैल्यू होती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 वो परिमेय कहलाती है। ये परिमेय है, ठीक, ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय है, ये एक अपवाद है, इससे आप न घबराएं। पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 परिमेय कहलाती है। फिर देख लीजिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में ना हो, तो उसे हम p, और जहाँ p और q का p एक पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके अपरिमेय कहलाते हैं। कौन कौन से, दशमलव के बाद जो रिपीट ना हो वह अपरिमेय कहलाएगा, और जितने भी रूट वाले नंबर्स होंगी वो अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अपरिमेय संख्या बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों पर। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का मैं पहला सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि
मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ यह बुक 2026-27 न्यू बैच की है और न्यू एनसीईआरटी बुक है क्लास 9th का। उसी से हम ये प्रश्न हल करने चल रहे हैं। देखिए 2026-27 अगर आपको दिख रहा होगा तो शुरू करते हैं इसके पहले एक्सरसाइज का। पहला प्रश्न लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल देखें, शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन कैसे होता है इसको मैं आपको बहुत बेहतरीन से समझाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसका हम कारण को समझाते हैं। देखिए कारण कैसा है, हम कारण क्या करेंगे, देखिए जो ज़ीरो होता है, अगर हम इस ज़ीरो को 1/0 लिखेंगे तो ज़ीरो का भाग अगर आप 1 में देंगे, अगर हर में ज़ीरो आपको आता है तो आप देख लीजिए उसका उत्तर हमेशा इन्फिनाइट आता है। और आप जानते हैं कि जो हमें इसे p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए यहाँ 0 आ गया, तो नीचे अगर आप 0 रखोगे तो ये प्रश्न हल नहीं कर सकते। क्लियर, यानी 0 नीचे नहीं रखना है। थोड़ा एक पॉइंट और क्लियर कर दो, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हर में 0 रहता है तो उसका जो वैल्यू है वो इन्फिनिट क्यों आता है, और यहीं अगर 0 ऊपर लिख देते हैं तो इसका आंसर 0 कैसे आ जाता है। इस खास कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए अगर हम 0 का भाग 1 में देते हैं, 0 का भाग अगर 1 में देंगे तो 0 0 जा 0 आएगा, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 0 0 जा 0 आएगा, 1 बचेगा, फिर 0 0 जा 0 आएगा और 1 बचेगा। यानी बार बार ये क्रियाएँ चलती ही जाएंगी अनंत तक, तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आप बूढ़े हो जाएंगे करते करते, लेकिन कभी भी ये प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे, कभी भी इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए इसको हम 0 अनंत तक जाते हैं, इसलिए इसे इन्फिनाइट कह देते हैं, यानी कभी भी ये कटेगी नहीं। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, जब हर में 1 हो और अंश में 0 हो तो 1 0 जा 0 और एक कैंसिल हो गया। देखिए तुरंत एक ही बार में, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर तो मैंने दे दिया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कैसे, चेक करते हैं। देखिए मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूँ। आप 0/1 लिख सकते हैं। देखो 0/1, अगर आप इसे p/q से तुलना कराएं, देखें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q की वैल्यू 1 है, तो इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 0/2, 0/3, 0/4, ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हल है। ठीक, ये इसका हल है। सॉरी, आदि लिखा जा सकता है, आदि लिखा जा सकता है, ठीक, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बोला है इसमें कि प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखेंगे जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले, आपको मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, हमेशा 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में, चाहे वो 1 2 ले लीजिए, 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच, क्योंकि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आप कहीं नोट में कॉपी में लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अनेक परिमेय संख्या होती है, और कभी भी इसके आंसर आप नहीं मिला सकते। कभी कभी तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप बस ऐसा करना कि 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या आप निकालो, अगर उसको दशमलव प्रसार करें तो 3 और 4 के बीच में ही आना चाहिए, अर्थात 3 से बड़ा आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए।
वो आपकी परिमेय संख्या होंगी क्योंकि इसी के बीच में स्थित है। जब अनंत परिमेय संख्या होती है तो आप 6 चाहे जो उठा लें, चाहे जो उठा सकता है, इसलिए कभी भी इसके आंसर मैच नहीं कर सकते। तो आंसर से मत घबराइए, केवल तरीका सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बस। देखते हैं, जब भी आपको ऐसे प्रश्न बोले 6 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, आप इन्हीं में एक प्लस कर दिया करें हमेशा। हमें निकालना है 3 और 4। क्या निकालना है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। आप क्या करेंगे, जो 6 है इसी में एक प्लस करके आप ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी, ऊपर और नीचे इसी में एक प्लस करके, जो आपको 6 दिया है एक प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21/7 होगा और इनका करेंगे 7 चौका 28/7 होगा। अब इसी के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 21 के बाद इधर से नंबर बढ़ती चली जाएंगी, तो आपको एक ग्रेटर देन लगाना है, ग्रेटर देन, इसे कहते हैं बड़ा वाला चिन्ह, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 22/7, 22 से बड़ा 23/7, 23 से बड़ा 24/7, 24 से बड़ा 25/7, 25 से बड़ा 26/7, 26 बड़ा 27/7 और 28/7 पहले से था। देखिए 21/7 और 28/7 के मध्य में 6 परिमेय संख्याएँ होंगी, 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर आप इसको कैंसिल करेंगे 7 चौक 28 4 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ आ गई, जो कि 3 से बड़ी होंगी और 4 से छोटी होंगी। आप चाहे तो इनका दशमलव प्रसार करके देखेंगे, ये जो नंबर्स होंगे ये 3 और 4 के बीच में ही आएंगी, और ये अनंत परिमेय संख्या होती है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, तो इसीलिए इसका आंसर आप मैच नहीं करा सकते। लेकिन एनसीईआरटी में आपको यही आंसर दिया है, 3 और 4 के बीच में यही इतनी अनंत परिमेय संख्या होंगी। सॉरी 6 परिमेय संख्या पूछा था तो मैंने 6 आपको निकाल दिया। ठीक, बस ये आपका सॉल्व हो गया प्रश्न। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 3 बोला कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक उसी जैसे प्रश्न, थोड़ा सा चेंजेस है, ये बटे में दे रखा है। ठीक है, बटे में दे रखा है, इसको भी ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इसके पहले वाला प्रश्न को किया था। हम क्या करेंगे, कितना निकालना है संख्या, 5 निकालने हैं, तो आप 3/5 और 4/5 इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। हम क्या करेंगे, 3/5 मैंने कहा ना 5 है, 5 निकालना है तो 5 में एक प्लस करें, एक प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जोड़ के गुणा करा सकते हैं, 5 1 6 और 6। ठीक, ऐसे इसमें भी 5 1 6 5 1 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 त्रिक 18, 5 छंग 30, इनका करेंगे 4 छंग 24 और 5 छंग 30। तो अब इसके आगे की आपकी संख्या निकालना है, तो 18 के बाद 19/30 आएगा आंसर, 19 के बाद 20/30 आएगा, 20 के बाद 21/30, 22/30, 23/30। ठीक, आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 18/30 और 24/30। अगर इनको कैंसिल करेंगे 6 से, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 3/5 आएगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 4/5 और 3/5 के मध्य में देखिए 5 परिमेय संख्याएँ हो गई, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो ये सभी जो नंबर्स हैं इनके बीच में स्थित 5 परिमेय संख्याएँ हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, इनका दशमलव प्रसार निकालेंगे, आप देखेंगे कि 3/5 के बड़ा होगा और 4/5 से पहले को होगा। ठीक, ये आपकी इसकी संख्या है। लेकिन एनसीईआरटी में इसका आंसर इस तरीके से नहीं दिया है। एनसीईआरटी में क्या किया इन्होंने, एनसीईआरटी में इसी 3/5 में ये जो 5 दिया है, 5 इसी का दुगुना करके मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो 10 यहाँ 30 आ जाएगा, 10 पचे 50 आ जाएगा, ये 10 चौका 40 आ जाएगा, 10 पचे 50 आएगा। अब इसके बीच में इन्होंने 5 परिमेय संख्या ले ली, 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50 और 35/50। न्यू एनसीईआरटी बुक में आंसर ये दिया है 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा ना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखिए न्यू एनसीईआरटी बुक वाले भी आंसर बता दिया और ये जो पहले तरीका बताया था उससे भी फॉलो किया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 पे।
देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पे आ गए। प्रश्न संख्या 4 में 3 प्रश्न हैं। मैंने 2 प्रश्न लिख लिए हैं, तीसरा प्रश्न बाद में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जितनी भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिट तक। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। तो सवाल में पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है। हाँ, देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक चलती है। क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। देखिए, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी हैं, 1 से स्टार्ट है अनंत तक, ये भी 1 से स्टार्ट है अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि ना, जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, अर्थात सभी के सभी, हर एक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी के सभी इसमें आ रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसे पूछता कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 भी है, इसमें 0 नहीं है, तो सब नहीं हो सकते। लेकिन प्राकृत पूर्ण संख्या हो सकती है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यह कथन सत्य है। कारण हम क्या लिखेंगे, कारण हम लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर? ठीक, पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होता है, आप पूर्णांक पहले समझ लीजिए। देखिए, पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं। पूर्णांक 2 तरीके की होती हैं। पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक, और एक ऋण पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक। पूर्णांक वह नंबर होता है जो दशमलव के रूप में ना हो, वो पूरी तरह से पूरा हो। जैसे आप देखे होंगे कि एक संख्या पढ़े होंगे, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ऋणात्मक इधर धनात्मक होना चाहिए ताकि अच्छे समझ में आए। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखिए, आप संख्या रेखा अगर पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, तो आप देखे होंगे बीच में एक 0 रहता था। दाहिने साइड चलते तो सभी वैल्यू प्लस में चलती है, +1, +2, +3 ऐसे भी चलते रहते हैं। अगर लेफ्ट में चलते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाती है, -1, -2, -3। तो आप देख रहे हैं सभी के सभी ये पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। इनका प्रश्न कैसा है, इनका प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने अभी बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चले। मैंने ऋणात्मक कहीं बताया, ऋणात्मक नहीं बताया। तो यह कथन असत्य होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है। अगर ऐसे कहा होता कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती तो हम कह सकते हैं यस, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक देखिए 0 से स्टार्ट है, सब के सब अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक, धन अनंत तक जाएंगे, और ये ऋण अनंत तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक कहीं बात ही नहीं की मैंने, पूर्ण संख्या में कहीं ऋणात्मक बात की नहीं, बात की। तो यह कथन असत्य होगा। कारण क्या लिखेंगे, ये रफली है, समझाने के लिए बना, इसे आपको नोट्स में नहीं बनाना है, आपको लिखना क्या है, लिखेंगे यह कथन असत्य है। कारण लिखेंगे, कारण में लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं,
दोनों होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्लियर। ठीक, अब चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसको भी देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस चैप्टर के बाद मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो लाऊंगा संख्या पर आधारित। पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या, अभाज्य, सम विषम क्या होते हैं, सभी प्रश्न को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप। देखिए परिमेय संख्या क्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं मैंने अभी भी बताया, इसके पहले मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक, जो परिमेय संख्या होता है वो प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। जबकि ये पूर्ण संख्या कह रहा है, देखिए ये परिमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी, -3/4, 3/4 परिमेय होंगी, -1/2 परिमेय होंगी, माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक, -1, -2, और प्लस में भी होती हैं, 5, 6, 7 बटे में भी होती हैं, सभी के सभी ये परिमेय होती हैं। और जबकि पूर्ण संख्या आप जानते हैं केवल धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। इसलिए कह सकते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। देखेंगे यह कथन असत्य है, कारण लिखेंगे। कारण क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक और दशमलव रूप में होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक, तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 बहुत अच्छे तरीके से मैंने समाप्त कर दिया। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्नावली बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो तो उसे आप मैनेज करिएगा, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।